नमस्कार दोस्तों, मंच पब्लिक की आवाज में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्रवण कुमार जी, जो राष्ट्रीय सेवा संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, साथ ही झंडेवाला विभाग के संघ चालक भी हैं। आज हम इनसे जानेंगे वो 1975 का आपातकाल का समय, उस समय में इन्होंने कितनी कठिनाइयों का सामना करा और कैसे ये उस वक्त समस्याएं से जूझ रहे थे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद जी, नमस्कार। सर, पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपातकाल के बारे में आपको पता कैसे? 1975 में डीएवी कॉलेज में द्वितीय उसका छात्र था, करोल बाग में रहते थे। संघ की दृष्टि से उस समय मंडल कार्यवाह था। तो जैसे आपको पता है कि उस समय जब 75 में इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी के साथ साथ संघ पर भी प्रतिबंध लगा। तो स्वाभाविक है कि संघ की रचना के माध्यम से मेरे को पता लगा कि प्रतिबंध लगा, आप अपने आप को सेव रखें। हमने वैसे प्रयास किया कि उस समय घर पे ना रहें ताकि दाएं बाएं रहें, क्योंकि उस समय देश भर में जो संघ के बड़े बड़े कार्यकर्ता और राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता यानी विपक्षी सभी लोगों को घर में छापा मार के उनको गिरफ्तार किया गया। तो ये मेरे को हमारे को संघ की रचना के माध्यम से ही ये जानकारी मिली थी। तो जैसे आपको पता चला कि अभी आपातकाल लग गया है, तो सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? ऐसे देखो, उस समय इतना तो खुद ज्यादा विचार नहीं किया कि आपातकाल की क्या प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि मेरे को लगता है एकदम से उस समय रिएक्शन करने वाला विषय कोई, क्योंकि आपातकाल हमने इससे पहले तो कभी सुना ही नहीं था। बिल्कुल। तो सब परंतु बाद में जैसे जैसे ध्यान में आता गया कि किस प्रकार से सब, यानी जो भी चीज निकलेगी वो सेंसर होकर निकलेगी, अर्थात अखबारों में भी जो खबर आएगी वो बिना, यानी कहना चाहिए बिना उनकी जानकारी के बिना नहीं निकलेगी। ऐसे लोगों के मन में एक डर सा बैठ गया था उस समय, यानी कोई भी बात करते आपस में डरते थे कि ये बात अपनी दाएं बाएं न जाए, बिल्कुल, जिसके कारण से गिरफ्तार हो जाए। तो ये एक तरह से उस समय चारों तरफ एक भय का वातावरण था और उसके कारण लोग बड़े सजग होकर चलते थे। तो जैसा कि आपने बताया कि बहुत भय का वातावरण था और लोग एक दूसरे को जब बात भी करते थे तो देखते थे, पुलिस वाले अगर आते थे तो उनसे भी उनको थोड़ा सा लगता था। तो संघ के प्रति आपको क्या जिम्मेवारियां दी गई? ऐसे संघ के प्रति तो जैसे जिम्मेदारी तो उस समय, क्योंकि संघ डिसबैंड हो गया, परंतु संघ क्योंकि नित्य प्रति मिलने वाला संगठन है, तो उस समय हमने सबसे पहले तो मिलने का क्रम ना टूटे हमारा। जैसे संघ स्थान पे क्या होता था, ध्वज लगता था, तो ध्वज लगाना हमने बंद कर दिया। जो रूटीन के खेल है वो खेलने बंद कर दिए हमने। जैसे वॉलीबॉल खेलना शुरू कर दिया और उसका जो संघ के नाम के स्थान पर रखा गया नाम मून नाइट स्पोर्ट्स क्लब। उस मून नाइट स्पोर्ट्स क्लब के अंतर्गत हमने बाकी जो संघ की रचना जैसी गतिविधियां संघ की चलती थी, आप मान लीजिए वैसे चलते थे। तो ये क्योंकि संघ का काम नित्य प्रति मिलना, तो मेरे को लगता है ये हमने एक तो किया। दूसरी बात क्या थी कि इस आपातकाल के अंतर्गत हमारी भी कोई भूमिका रहे, क्योंकि ये तो कहा गया नित्य प्रति मिलना जुलना, उसमें सबके जिम्मे कोई ना कोई भूमिका, जैसे लोगों के पास ठीक जानकारी पहुंचे। इस जानकारी पहुंचाने के लिए मेरी जानकारी में कि प्रत्येक प्रदेश में कोई ना कोई पंफलेट निकलता था। तो दिल्ली के लिए निकलता था जनवाणी नाम से पंफलेट, और वो जनवाणी पंफलेट छपता तो बिल्कुल गुप्त स्थान पर था, और उसकी आगे बढ़े कैसे, तो इसके लिए दिल्ली में हमने जो रचना बनाई थी उसके अनुसार सब जगह भेजा जाता था। भेजने के बाद फिर घरों में कैसे पहुंचा जाए, इसके लिए जो मैंने किया, क्योंकि मैं बचपन यानी लगभग 15 साल का था जब से दूध का काम करता था घर घर जाकर। तो दूध का जब सुबह सुबह बांधने जाता था तो साइकिल खड़ी की, तो एक घर में दूध देना तो आसपास के 10 घरों में पत्थर डाल देना, पत्थर नीचे भी डाल देना ताकि लोग उसको पढ़ सके। इस प्रकार से यानी जो जनवाणी घर घर पहुंचाने का काम मैंने, यानी दूसरा काम ये किया। एक तो ये, और एक पहला काम अपना मूनलाइट स्पोर्ट्स क्लब करके संघ स्थान की रचना के अंतर्गत, दूसरा ये। तो जिस तरीके से आपने बताया कि छुप छुपा के आप लोगों को पत्र देते थे और इस तरीके से आगाह करते थे, तो आपके संघ की जो बैठक हुआ करती थी वो कहाँ कहाँ रहती थी? ऐसे बैठकों का जो रचना थी ना, वैसे तो क्योंकि संघ के जो स्थान है आमतौर पर कोई पब्लिकली नहीं होते। बिल्कुल, जो आमतौर पर किसी न किसी घर में, जैसे मेरे घर पर ही माननीय ठाकुर राम सिंह जी उस समय जो क्षेत्र प्रचारक थे वो हमारे घर पे रहते थे, उनसे मिलने के लिए कोई ना कोई आते रहते थे। मतलब हमारा घर इस प्रकार का था कि जहाँ पर कुछ लोग ठहर सकते थे, तो ये भी एक बात थी। इसके अलावा बैठकों के अंदर भी कुछ रचना रहती थी, कोड, जैसे भाई कहाँ बैठक है, पूरी रचना देकर जिसको आना है केवल उन तक सूचना जाए, इस प्रकार की रचना। बैठकों का क्रम जैसे शाखा का स्थान काम वैसे चलता था, ऐसे बैठकों का क्रम भी लगभग वैसे चलता, पर उसके अंदर काफी, जिसको कहना चाहिए, ध्यान रखना, अपने
जो वेश बदल कर जाना, कुछ लोग ऐसे थे जोड़े जिनको लोग सब जानते थे, उन्होंने अपने वेश बदले, समय का ध्यान रखना, समय का ध्यान रखा। तो ये सारी चीजें भी होती थी। तो संघ से जैसे आपने बताई सारी चीजें, तो उस वक्त सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो संघ ने जैसे जिम्मेवारी दी सत्याग्रह की, और सत्याग्रह जो है वो आप लोगों ने जब किया तो आप लोगों को अंदाजा था कि सत्याग्रह हम कर रहे हैं, तो क्या हुआ? इसके आगे हमारा क्या परिणाम हो सकता है? हाँ, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैंने जैसे शुरू में कहा कि हम तो विद्यार्थी थे, बिल्कुल, और संघ की जो भी सूचना मिलती है हम उसका पालन करते हैं, ये हमारे मन में था। और दूसरा, सत्याग्रह करना अर्थात, क्योंकि हमने ये तो सुना ही था कि देश में जब स्वतंत्र हुआ उस समय लोगों ने सत्याग्रह किया, देश आजाद हुआ, उसके प्रति मन में आस्था थी, श्रद्धा थी, हम अच्छा काम कर रहे हैं, और अच्छा काम कर रहे हैं तो इसलिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे हम। और दूसरा, फिर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देश में जो आपातकाल लगा है, जो भय का वातावरण, उसको खत्म कैसे किया जाए, और इसके लिए सबसे अच्छा प्रकार यही था कि सत्याग्रह करना। अब सत्याग्रह करने के लिए सबके लिए अलग अलग तिथियां तय की थी, हमारे लिए भी कुछ तिथि तय की। उस तिथि में जब तय की तो फिर मैंने घर पे नहीं बताया, उस दिन रात्रि को कहीं और रुका मैं, यानी जैसे मैं करोलबाग रहता था तो सराय रोला अपने उनके ओम जी थे, उनके घर रुका था। और फिर अगले दिन प्रातः काल कीकर वाले चौक से हमने सत्याग्रह किया। और उस ग्रुप में, मतलब हम तो छोटी आयु के थे, 17-18 साल के, हमारे साथ बाबूराम गुप्ता जी जो इंद्रपुरी के पार्षद, खड़क सिंह जी पटेल नगर से, ऐसे बड़े सीनियर लोग भी थे। तो ऐसे 15-16 लोग जिन्होंने कीकर वाले चौक से सत्याग्रह किया, और करोलबाग थाने में उनकी गिरफ्तारी हुई। तो जब आपने सत्याग्रह शुरू किया और आपके परिवार वालों को जब पता चला तो उनके परिवार, आपके परिवार वालों की आपके प्रति क्या प्रतिक्रिया थी, कि वो क्या सोचते थे? भाई देखिए, मेरे को लगता है कि किसी को भी जेल जाना किसी भी परिवार को अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल, और वो बड़े नाराज हुए इसके कारण से। और उसके बाद वो थाने में मिलने के लिए भी आए कि तुमने क्यों किया, क्या किया, मतलब एक बड़ा। और अगले दिन हमारी जब 30 हजारी कोर्ट में पेशी हुई, तब भी उन्होंने कहा भी आप अपनी जमानत करा लो। हमने कहा नहीं, अब आए हैं और अच्छे काम के लिए आए हैं, तो घर वालों को एक तरह से कन्विंस करके गए, तो वहां से फिर हमारे को तिहाड़ जेल भेजा गया। तो जब आप जेल में गए तो पीछे से आपके परिवार को क्या क्या कठिनाइयां सहना पड़ी? ऐसा हमारा बड़ा परिवार है वैसे तो, ऐसी मेरे को लगता है कोई विशेष हमारे परिवार में कठिनाई नहीं है, पर जो मेरी जानकारी में है, क्योंकि संघ की रचना के अंतर्गत जो जो भी लोग ऐसे गए थे, उन सब के परिवारों में उनकी संभाल करने के लिए पूरी व्यवस्था से, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे शिवनारायण सिसोदिया जो उस समय एमपी थे, प्रतिबंध काल के बाद एमपी बने थे वो, और वैसे पहले कार्यकारी पार्षद थे दिल्ली के, उनका बेटा यशपाल, मतलब उनके घर भी, यानी रचना के अंतर्गत अपने कार्यकर्ता, जो कार्यकर्ता भी जेल में गए, उन सबके घर कोई ना कोई कार्यकर्ता मिलने के लिए आता था, और उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में भी संवेदनशील होकर जो दिक्कत होती है उसको पूर्ण करने का प्रयास करता था। ये तो मैंने स्वयं देखा, क्योंकि मैं स्वयं रचना में जुड़ा हूँ और मेरी जानकारी में है सारा। जो लोग जेल में गए, यानी बल्कि जो जेल में जाकर रहना ज्यादा सरल था, जो जेल के बाहर काम करना वो ज्यादा कठिन था। जेल में चले गए फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, पर जो जेल से बाहर लोग काम कर रहे थे वो वास्तव में काफी कठिनाइयों का और काफी तकलीफों का सामना कर रहे थे। तो जो जेल में चले गए उसके बाद उनके परिवारों की चिंता संघ ने पूरी तरह से अच्छी प्रकार से की, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आप हमें ये बताइए कि उस समय के जो कार्यकर्ता थे, जो संघ के साथ जुड़े हुए थे, जो काम करते थे, और आज के टाइम की अगर कार्यकर्ताओं की बात करें तो दोनों में क्या अंतर है? अच्छा, मेरे को तो कोई अंतर इसलिए नहीं दिखाई देता। ऐसा है, आमतौर पे जैसा समाज होता है वैसे कार्यकर्ता बनते हैं। बिल्कुल, जैसा समाज था वैसे कार्यकर्ता, और आज जैसा समाज उसमें से वैसे कार्यकर्ता बने हैं। ये जरूर अंतर पड़ता है, संघ जब छोटा था, आज संघ बहुत बड़ा हो गया, तो ऑटोमेटिकली जो मिलने का क्रम, संभाल करने का क्रम, उसमें अंतर पड़ता है, बाकी कोई अंतर नहीं पड़ता। तो वर्तमान समय में आपकी सरकार से क्या अपेक्षा है? अच्छा देखो, संघ के स्वयंसेवक होने के नाते मेरे को लगता है मेरी तो कोई अपेक्षा नहीं है इसी प्रकार की, कोई हमारे को सहयोग करे या कोई हमारे को स्वतंत्र सेनानी का दर्जा दे, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं। पर मेरे को लगता है कि सरकार को इस रूप में सोचना चाहिए, क्योंकि जैसे 1900 देश को आजाद कराने के लिए लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, और ये 1975 का भी कालखंड लगभग ऐसे ही था, यानी जहां चारों तरफ, यानी एक पूरी तरह से भय का वातावरण, डर का वातावरण, उसमें लाखों लोग इस प्रकार से जो निकले, जिन्होंने अपने परिवार की परवाह नहीं की, अपनी परवाह नहीं की, देश और समाज के लिए किया। तो मेरे को लगता है कि उसके लिए सरकार को किसी न किसी प्रकार की योजना के अंतर्गत लाना चाहिए, और परंतु ये केंद्र सरकार लाए,
राज्य सरकार जहां पर अपनी होती है वहां तो कर ही लेती है, पर केंद्र सरकार के रूप में लेके आए तो ज्यादा अच्छा है। ये मेरा सुझाव है इसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा दर्शकों, जैसे कि श्रवण कुमार जी ने हमें बताया कि उस आपातकाल समय में किन किन कठिनाइयों का इन्होंने सामना करा, कैसे कैसे ये लोग रहे, सत्याग्रह किया और आगे चलकर जब इमरजेंसी को खत्म किया तो उसके बाद जब नई पार्टी बनी और उस हिसाब से आगे जाकर किस तरीके से जो देश है उसको आजाद किया। इसी तरीके के हम और भी लोगों से बात करेंगे और आपके सामने उस आपातकाल स्थिति के बारे में बताते रहेंगे। धन्यवाद।